हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ समझे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था और कब किया था। दोस्तों आज की टॉपिक है कि मुक्त पतन। मुक्त पतन दोस्तों किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, किसी भी माध्यम में हो और वहां पे प्रतिरोध यानी रुकावट की अनुपस्थिति में, यानी कि वहां पे कोई रुकावट नहीं हो और अनुपस्थिति में वस्तु के गिरने की गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए परिभाषा के माध्यम से हमें कुछ समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि एक मंजिल है, पांच मंजिला एक टावर है या फिर कोई 5 मंजिला एक मकान है। वहां से दोस्तों कोई व्यक्ति ऊपर की ओर गया, छत पे गया और ऊपर से कोई वस्तु को, यहाँ पे देखिएगा कोई वस्तु यानी कोई, यहाँ देख लीजिए कि कोई पत्थर को ले लिया और ऊपर से फेंक दिया। दोस्तों वहां उसके बीच में कोई रुकावट यदि नहीं मिले तो उसके गति को हम मुक्त पतन कहेंगे। वह वस्तु किस में रहेगी, मुक्त पतन की अवस्था में रहेगी। यहाँ से दोस्तों यह जब नीचे की ओर आएगा और उसके बीच में कोई अवरोध नहीं आए, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आए, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, मुक्त पतन की अवस्था में, यानी कि वह उसका गति जो है मुक्त पतन कहलाएगा। और वही बात यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन में भी दिया गया है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि मुक्त पतन जो है को अन्य त्वरित गति से दर्शाने के लिए मुक्त पतन त्वरण, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में कि अगर ये वस्तु जो है नीचे की ओर जब आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण होगी। जब उसमें त्वरण होगी तभी तो नीचे की ओर गति करेगा। अपने पृथ्वी जो है अपनी अक्ष की ओर उसे जब आकर्षित कर रही है, अपनी केंद्र की ओर खींच रही है, जो ऊपर से ये नीचे की ओर आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा जिसके कारण वह नीचे की ओर आएगी। तो दोस्तों इसी त्वरण के कारण जो है मुक्त पतन को मुक्त पतन त्वरण कहते हैं। समझ में आई, और जिसे ही हम गुरुत्वीय त्वरण भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसको हम छोटा जी से हम सूचित करते हैं। और इसका मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों न्यूमेरिकल बनाते समय इसे हम लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हैं। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में लगभग कभी कभी 10 मानते थे, कभी यदि क्वेश्चन में 9.8 दिया होता था तो हम 9.8 मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अगला टॉपिक है कि गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों पिछले क्लास में भी हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ परिभाषा बोले थे, कुछ डेफिनेशन बताए थे और न्यूटन साहब ने भी अपने एक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ समझाए थे। चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसका परिभाषा देखते हैं। जिस बल के कारण वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस बल के कारण किसी वस्तु में हमेशा कुछ ना कुछ एक बल होता है, खिंचाव होता है। जैसे कि आपके पास एक मेज होगी, टेबल होगा, उस पे यहाँ पे आप पुस्तकें रखे होंगे, बुक्स रखे होंगे, वहां से भी कुछ ना कुछ वहां पृथ्वी खींच रही होगी, लेकिन कुछ अवरोध के कारण वह टेबल पे पुस्तक रखी हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा ये सूर्य है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, उसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमारा पृथ्वी है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी करता क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सिर्फ पृथ्वी नहीं, हमारे जितना भी ग्रह होती है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। दोस्तों क्या आपको पता है ये क्यों करता है। और एक और बात कि पृथ्वी और या फिर कोई अन्य ग्रह भी अपने ही अक्ष पे चक्कर लगाता है। जैसे कि दोस्तों ये पृथ्वी का अक्ष है तो ये हमेशा अपने अक्ष पे ही चक्कर लगाएगा, या फिर कोई अन्य ग्रह है तो वो भी अपने अक्ष पे ही चक्कर लगाएगा। ये दोस्तों एक आकर्षण बल के कारण होता है, जिसका ये डेफिनेशन से पूरा मैच होती है कि जिस बल के कारण वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है उसे ही आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दोस्तों ये जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं, वो भी अपने अक्ष पे रह के।
और ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाते हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा लगाती है। हमारा पृथ्वी का चक्कर जो है क्या लगाती है? चंद्रमा लगाती है। तो वो भी क्या है? एक बल के कारण लगाती है, वो भी अपने अक्ष पे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों कि गुरुत्वीय बल। अब इसमें मैम गुरुत्वीय बल क्या होता है? मैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझ गई, लेकिन गुरुत्वीय बल क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि जिस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को जिस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी पॉइंट को जब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम गुरुत्वीय बल कहते हैं दोस्तों, समझे? जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसके कारण ही पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे हम जी का मान के बारे में पढ़ेंगे कि जी का मान जो है हर एक स्थिति में बढ़ता है, कहीं पे घटता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो है मान हर एक स्थिति में, हर एक जगह पे उसका अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाता है। जब पृथ्वी के हम ऊपर जाएंगे, अधिक ऊपर जाते रहेंगे, तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान घट जाएगा, या फिर हम एक पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जाएंगे तो हमारा जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ठीक है, उसके बाद जी का मान सबसे अधिक हमारा ध्रुव पे होता है। हमारे पृथ्वी के एक पोल होती है, वहां पे जो है जी का मान सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? हमारा ध्रुव पे होता है। ठीक है, और इसके बाद याद रखिए दोस्तों कि जी का मान सबसे कम हमारा भूमध्य रेखा पे होता है। हमारे जो एक पृथ्वी है उसके बीच जो एक भूमध्य रेखा होती है, उसमें जो जी का मान सबसे कम जो है जी का मान हमारा भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान कि किस जगह पे हमारा कितना अधिक होगा। ध्रुव पे अधिक होगा। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो मेरा घट जाएगा, नीचे जाएगी तो कोई वस्तु नीचे जाएगी तो उसका भी जी का मान घट जाएगा, और उसके बाद जो है भूमध्य रेखा पर भी उस जी का मान घट जाएगा। दोस्तों, भार किसे कहते हैं? दोस्तों, आज तक हमने यह जाना है कि भार जो है हमारा द्रव्यमान है, उसे हम भार कहते हैं। हमारा वजन जो है उसे हम भार कहते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये भार किसे कहते हैं चलिए हम समझते हैं पहले। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्वीय बल को हम लगे गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको समझ नहीं आई होगी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा पृथ्वी। ये क्या है? हमारा पृथ्वी है। मान लीजिए दोस्तों कि हम किसी वस्तु को ऊपर यहाँ तक उछाल दिए। हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम किसी वस्तु को ऊपर उछाल दिए। अब उसके बाद क्या होगा? हम जितना फोर्स लगाए वो तो ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर से जब नीचे की ओर आएगी, जब ये नीचे की ओर आएगी, वापस पृथ्वी अब अपनी ओर खींचेगी, तो वह बल कुछ ना कुछ अपने इधर आकर्षित करने के लिए कुछ बल लगाएगी, अपनी ओर कुछ क्या करेगी? कुछ बल लगाएगी, और इसमें कुछ त्वरण भी उत्पन्न होगा ताकि वह नीचे की ओर गति से आ सके। दोस्तों, इसे ही क्या कहेंगे? पृथ्वी के किसी वस्तु पर, पृथ्वी के अगर किसी वस्तु पे पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्वीय बल, अब वह क्या करेगी? एक बल लगाएगी अपने ओर खींचने के लिए, उसी को भार के बराबर होता है। दोस्तों, हमारा जो वजन होता है, हमारा द्रव्यमान होता है, वह क्या होता है? दोस्तों देखिएगा कि किसी भी पदार्थ की मात्रा को, हमारे अंदर कितने पदार्थ है उसकी मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, लेकिन भार जो है पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची गई जो गुरुत्वीय बल जो उसमें उत्पन्न होगा, उसके बराबर हमारा भार होता है। मतलब कि हमारा भार और हमारा द्रव्यमान दोनों में अंतर होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि भार का ऐसे मात्रक हम न्यूटन से लेते हैं।
मतलब कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि भार का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है और इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है और भार का फॉर्मूला होता है कि उस वस्तु में द्रव्यमान और वह कितने त्वरण से खींचा रहा है, नीचे की ओर खींचे जा रहा है, मतलब कि उसकी गुरुत्वीय त्वरण, उस भार में कितने द्रव्यमान है और उसे कितने गुरुत्वीय त्वरण के साथ खींचा जा रहा है, दोनों के गुणनफल को हम भार कहते हैं। ठीक है, सिंपल से यहाँ से भी हम एक परिभाषा बना सकते हैं। और दोस्तों भार का जो है W से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से और गुरुत्वीय त्वरण को G से, यानी कि W बराबर M इंटू जी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक मेन पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा दोस्तों कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उस वस्तु का 1/6 गुना हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है भार चंद्रमा पे जाने पे 1/6 गुना घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये एक नोट है यहाँ पे अच्छे से मार्क करके आप इसे पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना कम होता है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे की टॉपिक है कि हम द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट करें, उसमें क्या अंतर होगा उसके बारे में हम समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को, अब किसी वस्तु में जितना पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान उतना ही तो होगा। अब किसी, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा सा कोई वस्तु है या फिर कोई एक बड़ा सा टेबल है, यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसमें जितना पदार्थ की मात्रा होगा उसका वजन उतना ही तो होगा। इसमें पदार्थ थोड़ा सा होगा, उसका वजन जो 10 केजी हो जाएगा? नहीं, जिसमें जितना पदार्थ होती है उसमें उतना ही वजन होता है। तो द्रव्यमान का सीधा से डेफिनेशन है कि पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों भार किसे कहते हैं? भार जो है पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, उसी को हम भार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा कि इनमें केवल परिणाम होता है। यहाँ देखिए कि द्रव्यमान, अगर किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो उसमें केवल सिर्फ परिणाम है, कोई दिशा नहीं है। अब द्रव्यमान किस दिशा में है ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि उसका द्रव्यमान जो है किस दिशा में है। तो ये इसमें केवल परिणाम होता है, इसमें केवल जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसीलिए जो दोस्तों ये है एक अदिश राशि। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। और इसमें दोस्तों देखिएगा कि कोई भी भार है, अगर किसी वस्तु पे भार लग रहा है, किसी वस्तु के नीचे की ओर खींच रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। मतलब इसमें वजन भी है, मतलब कि परिमाण भी है, और उसका गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि नीचे की ओर खींच भी रहा है, मतलब कि इसमें एक दिशा भी फिक्स है और इसमें कुछ परिमाण भी है। तो दोस्तों यह इसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है, परिणाम भी है कि इसमें कितने परिमाण हैं, और इसमें दिशा भी है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, तो इसमें दिशा के साथ साथ जब परिमाण हो तो क्या कहलाता है? वो एक सदिश राशि। तो यह एक सदिश राशि हो गई और द्रव्यमान एक अदिश राशि और भार एक सदिश राशि हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसे दंड तुला के द्वारा मापा जा सकता है। किसी भी द्रव्यमान को है हमें वजन करना होता है, हमें मापना होता है, तो हम किसी दंड तुला के माध्यम से उसे द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों एक कमानीदार तुला होता है, उससे हम भार को माप सकते हैं कि कितना न्यूटन हमारा भार है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ देखिएगा कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होती है। ये हम चैप्टर 1 में ही समझा चुके हैं इस सबका एसआई मात्रक। ठीक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। इसी तरह भार का, अभी हम भार का टॉपिक जब स्टार्ट किए थे, पढ़ाए थे, उसमें हम बताए हैं कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है, मान लीजिए कि हम 5 केजी सेव खरीद के एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए, या फिर हमारा अपने देश से दूसरे देश ले गए, तो क्या वह सेव 5 केजी से 4 केजी हो जाएगा? वहां पे मापेंगे तो
नहीं, उसका द्रव्यमान फिक्स होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ है तो कहीं भी ले जाए तो वह उसका द्रव्यमान जो है 5 केजी ही रहेगा। जितना का द्रव्यमान उसका यहाँ पे है, दूसरे देश में भी, दूसरे स्थान पर भी वह 5 केजी का ही रहेगा। इसी तरह दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन होगा तो उसका द्रव्यमान, हम दोस्तों मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है 40 केजी का, वह चांद पर जाते ही या फिर कोई दूसरे देश जाते ही क्या यह 20 केजी का हो जाएगा? क्या वह 20 केजी का हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों देखिए कि उसकी पदार्थ की मात्रा क्या उसमें घट जाएगी? नहीं। जब पदार्थ की मात्रा उस व्यक्ति में नहीं घटेगी तो उसका वजन जो है 40 का 40 केजी ही रह जाएगी। तो सीधे सी बात है दोस्तों कि स्थान परिवर्तन होने से द्रव्यमान कभी नहीं बदलती है, ठीक है? द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता है, लेकिन स्थान परिवर्तन होने से हमारा भार में परिवर्तन आती है। अभी हम बताए हैं कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार यदि अभी बताए हैं कि 36 न्यूटन है, पृथ्वी पर यदि वह 36 न्यूटन का है उसका भार, तो चंद्रमा पर जाएगी तो उसका 36 में 1/6 से गुना होगा और वह हो जाएगा 6 न्यूटन का। तो हम सीधे सी बोल सकते हैं कि भार में स्थान परिवर्तन होने से भार में परिवर्तन होता है, मतलब कि भार बदल जाता है। दोस्तों, यही हमारा द्रव्यमान और भार में अंतर था। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम कल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।